नमस्कार, आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार विधानसभा के लिए दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल संपन्न हो गया। इस बार मतदान में भी रिकॉर्ड बना है और सरकार में भी मेरी उम्मीद है कि रिकॉर्ड बनने वाला है। कल सारे चैनल्स पर अलग अलग संस्थाओं के एग्जिट पोल दिखाए गए। सब में जो आम राय दिखी वो ये कि एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में। जो सबसे कम जिस एग्जिट पोल ने सीटें दी हैं एनडीए को वो है 133 और बहुमत के लिए चाहिए 122। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव का नतीजा किस ओर जाने वाला है। अब देखिए, एग्जिट पोल है, सारे एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं। मतलब ये गलत होने के लिए सारे एग्जिट पोल्स को जो है गलत होना पड़ेगा। उसकी संभावना मुझे, मतलब असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल संभव नहीं लगती है। और मैं आपको तीसरी बार याद दिला रहा हूं कि जिस दिन इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अगले दिन सुबह जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था एनडीए को 180 से 200 के बीच में सीटें मिलेंगी, या कह सकते हैं कि मिलने की संभावना है। और इसका कारण भी बताया था। तो 14 तारीख को जब नतीजा आएगा तो मेरे सामने दो प्रश्न होंगे। एक, एनडीए 2010 का जो नतीजा था जिसमें एनडीए को 206 सीटें मिली थी, उसके कितना पास पहुंच पाता है या नहीं, या उसको पार कर पाता है क्या। ये भी हो जाए तो चकित मत होइएगा, ये कोई चमत्कार नहीं होगा, ये लोगों का जनादेश होगा। और दूसरा मुझे जो देखना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के जो 240 उम्मीदवार हैं उनमें से कितनों की जमानत बचती है। ये दो बातों पर मेरी नज़र होगी। और तीसरी बात जो है वो है तेजस्वी यादव का बयान, लालू परिवार का बयान। याद रखिए 4 दिसंबर को चार्जेस फ्रेम होने हैं नौकरी के बदले ज़मीन वाले घोटाले में। उसकी सुनवाई इसी महीने थी, लेकिन राउज रेवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली की है उसने टाल दिया 4 दिसंबर के लिए। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, चार्जशीट का अदालत कॉग्निजेंस ले चुकी है, संज्ञान ले चुकी है। अब चार्जेस फ्रेम होने हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव का नतीजा जितना बड़ा झटका होगा, उससे बड़ा झटका हो सकता है अदालत का फैसला नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में। और लालू परिवार के कई सदस्य जेल जा सकते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं होगी, उनके पिता लालू प्रसाद यादव पहले भी जेल जा चुके हैं, अब भी जमानत पर ही रहा है। तो तेजस्वी यादव या कहें लालू परिवार के लिए बिहार में ये बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। उनके राजनीतिक जीवन का या सार्वजनिक जीवन का इससे बुरा दिन मुझे लगता है और नहीं आने वाला है। तो 14 नवंबर से आप 1 महीना मान लीजिए या 1.5 महीना मान लीजिए, इसी 31 दिसंबर तक, ये मेरी उम्मीद है। अदालत के बारे में आप उम्मीद ही कर सकते हैं, कुछ दावे के साथ कह नहीं सकते। ये उम्मीद है कि इसी साल में, इसी कैलेंडर ईयर में लालू परिवार के खिलाफ ज़मीन के बदले नौकरी के घोटाले का फैसला आ जाएगा और तय हो जाएगा कि कितने लोग जेल जाएंगे। ये तो बिल्कुल तय लग रहा। मामला जिस तरह का बिल्कुल ओपन एंड शट केस जिसको कहते हैं वो है। लेकिन उससे पहले राजनीति उनकी बिखर रही है, उनका राजनीतिक वर्चस्व बिहार से समाप्त हो रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी का बुरा हाल होने वाला है। जो हाल 2010 में हुआ था, लगभग उसी के जैसा नतीजा आने वाला है आरजेडी के लिए। आरजेडी के नाम की पार्टी उसके बाद कितने दिन राजनीतिक रूप से सरवाइव करेगी ये बताना मुश्किल है। अब कारण समझने की कोशिश कीजिए। पहले भी कारण बता चुका हूं, कुछ दूसरी बातें आज बताता हूं। इस चुनाव का नतीजा उसी दिन तय हो गया था जिस दिन एनडीए ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, अपना गठबंधन जो है उसको जो है सुगठित कर लिया कि सीटों का बंटवारा। और सबसे बड़ा प्रश्न जो था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, उस पर स्पष्टीकरण कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान
और जनता दल यूनाइटेड में 2020 के चुनाव में जिस तरह की तलखी आई थी, बल्कि कहें दुश्मनी हो गई थी, उसको ठीक करना बहुत आसान नहीं था। 2020 के चुनाव में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में भी परस्पर विश्वास की भारी कमी थी, उसको भी दूर करना था। नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को आश्वस्त करना था कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने का खेल नहीं खेल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके गठबंधन के विद्रोही थे उनको भी मनाया, आपस में जो लड़ने की कोशिश कर रहे थे उनको भी मनाया, और उसके ठीक विपरीत आप देखिए तो जो आरजेडी का गठबंधन था, अब तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसका नाम क्या हो। महागठबंधन कहा जा रहा है, लेकिन क्या वो महागठबंधन है? अगर महागठबंधन है तो फिर इंडी अलायंस का क्या हुआ? इंडी अलायंस तो इसका मतलब खत्म, दोनों में से एक तो खत्म हो ही गया, दोनों तो जीवित नहीं रह सकते। अगर इंडी अलायंस है तो महागठबंधन नहीं है, महागठबंधन है तो इंडी अलायंस नहीं है। लेकिन ये सब बातें अब इररिलेवेंट हो गई हैं, अप्रासंगिक हो गई हैं। प्रासंगिक है नतीजा केवल, और नतीजे का आकार। तो कांग्रेस पार्टी, मेरा मानना है कि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 12 तारीख है, 14 तारीख को नतीजा आना है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या सिंगल डिजिट में होगी, यानी 10 का आंकड़ा भी, दहाई का आंकड़ा भी कांग्रेस पार्टी नहीं छू पाएगी। लेकिन कांग्रेस को उसकी चिंता नहीं है। चिंता जो होनी चाहिए अगर किसी को, तो वो है तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग, कि आरजेडी का भविष्य क्या है। लालू प्रसाद यादव जेल जा चुके हैं, फिर जाएंगे, चुनाव कभी लड़ नहीं सकते, राजनीति कर नहीं सकते, चुनावी राजनीति की बात कर रहा हूँ। वही हाल तेजस्वी यादव का नहीं हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। परिवार में झगड़ा पहले से है, पार्टी में कोई सेकंड जनरेशन लीडरशिप खड़ी नहीं की गई है तेजस्वी यादव, यानी परिवार की जो विरासत है उसको छोड़कर। तो ऐसे में जो लग रहा था आज से 6 महीने, साल भर पहले, कि जेडीयू का भविष्य क्या होगा, अब वो सवाल पीछे चला गया है, वो मुद्दा ही पीछे चला गया है। और उस मुद्दे को सिर्फ एक घटना ने, नीतीश कुमार ने एक घटना के जरिए पीछे धकेल दिया। उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहा था, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहा था, तरह तरह की बातें हो रही थी कि क्या भविष्य होगा जेडीयू का। जेडीयू के नेताओं के मन में भी आशंका थी कि आगे क्या होगा। लेकिन जिस दिन भारी बारिश हो रही थी पटना में, और तेजस्वी यादव सहित सारे नेताओं के हेलीकॉप्टर, किसी नेता का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और सब घर बैठ गए, उस दिन नीतीश कुमार बाई रोड कार से पटना से दरभंगा तक गए, और दरभंगा गए और झंझारपुर में रात में पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनके घर पर रुके और वहां चुनावी रैलियां की। तो एक जिसको अस्वस्थ बताया जा रहा था, बीमार बताया जा रहा था, वो रैली कर रहा था बारिश में, और जो स्वस्थ है, युवा है, ऊर्जावान है, वो घर में बैठा हुआ था। ये बिहार के लोगों ने देख लिया। तो अगर किसी को थोड़ी बहुत भी गलतफहमी थी तो वो दूर हो गई कि अगर संकट का समय होगा तो नीतीश कुमार का रवैया क्या होगा और तेजस्वी यादव का रवैया क्या होगा। तेजस्वी यादव के लिए अपना परिवार, अपना व्यक्तिगत लाभ हानि जो है वो महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार के लिए बिहार का हित महत्वपूर्ण है। ये संदेश दिया नीतीश कुमार ने। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जिस तरह से सुगठित तरीके से लड़ा, और इसमें मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत बड़ा योगदान गृह मंत्री अमित शाह का है। जैसे सारे कील कांटे उन्होंने ठीक किए बिहार के, 2020 में जो चूक हुई थी उस सब को ठीक किया। और इतना ही नहीं, हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो कैसे चुनाव लड़ा जाना चाहिए इसका उदाहरण है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है, बल्कि दूसरी पार्टियों से भी, कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से तुरंत सबक सीखती है और कोर्स करेक्शन करती है। लोकसभा चुनाव में उसको झटका लगा, और वो झटका लगा उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो कोप भवन में चले गए या फिर निराश होकर घर बैठ गए। उसके बाद पार्टी ने कमर कसी
और आप देखिए नतीजा क्या हुआ। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर में जम्मू का चुनाव, उसके अलावा दिल्ली विधानसभा का चुनाव। मात अगर कहीं मिली तो झारखंड में, वो भी कांग्रेस से नहीं मिली, जेएमएम से मिली। झारखंड में फिर कह रहा हूं, हेमंत सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और वो झारखंड में बीजेपी की हार, बहुत से कारण हैं उसकी बात आज नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से बड़ा सबक सीखा और अपने में सुधार लाने की कोशिश की, अपनी जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की और अपना जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका महत्व भाजपा को समझ में आ गया तो उनका साथ लिया और पूरी तरह से साथ लिया। नतीजा हम सबके सामने है। बिहार का चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, उसी कड़ी में अगला चुनाव है। बिहार में भी वही होने जा रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव, मेरा मानना है, मैं तो बहुत समय से कह रहा हूं कि ये केवल एक प्रदेश में सरकार बनाने या न बनाने का नहीं होगा। किसकी कितनी सीटें आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, उसका सवाल नहीं है। ये पूरे देश की राजनीति को एक दिशा देने वाला चुनाव होगा, चुनाव का नतीजा होगा। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद, बल्कि एग्जिट पोल आने के बाद से ही, ये जो सेकुलर खेमा है, उसमें जो जिहादी मीडिया है, उसमें जिस तरह की हताशा है, जिस तरह की निराशा है, वो देश के लिए एक शुभ संकेत है। आप मानकर चलिए कि ऐसे तत्व जो देश के विरोध में खड़े होने को तैयार हों, वो जितना कमज़ोर हों उतना अच्छा है। बिहार में जिस बड़े पैमाने पर मतदान हुआ है और ख़ास तौर से महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे चुनाव आयोग का जो एसआईआर कराने का फैसला था उसको मान्यता मिल गई है। कहीं से भी बिहार के किसी जिले, गांव, मोहल्ले, कस्बे से कहीं एसआईआर के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ राहुल गांधी की थी, जो किसी के कान तक नहीं पहुंची। अब राहुल गांधी कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं है। वैसे चुनाव के दौरान भी वो कहाँ थे ये पता करना मुश्किल था। अब मतदान के बाद वो कहाँ हैं, हालांकि आखिरी दौर में वो चुनाव प्रचार करने भी नहीं आए। तो इस चुनाव ने ये देखा, बिहार विधानसभा के चुनाव ने, कि दो पहलवान जो है वो अखाड़े में उतरने को ही तैयार नहीं हुए। दोनों भाग गए मैदान छोड़कर, एक प्रशांत किशोर, दूसरे राहुल गांधी। राहुल गांधी चूंकि उनको चुनाव लड़ना नहीं था, चुनाव लड़ नहीं रहे थे, तो इसलिए सीधे उनको अखाड़े में उस महीने में नहीं उतरना था, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उनका गठबंधन चुनाव लड़ रहा था। तो ये समझना मुश्किल था कि वो गठबंधन को जिताना चाहते हैं या हराना चाहते हैं, वो अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं या जिस हालत में है उससे और बुरी हाल में ले जाना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर का तो कहना ही क्या। आपने दुनिया में कहीं सुना है किसी भी खेल में, राजनीति छोड़िए, खेल में भी, कि खेल शुरू होने का समय आए तो कप्तान मैदान छोड़कर भाग जाए? वो काम किया प्रशांत किशोर ने। बड़ी बड़ी बातें पिछले 2.5-3 साल से कर रहे थे, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, नई राजनीति शुरू करूंगा, बिहार बदल दूंगा। और उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी कि ये जो अप्रवासी बिहारी मजदूर हैं, ये लोग जो आए हैं छठ पर, ये बीजेपी और जदयू को हरा कर जाएंगे। ये जो मतदाताओं का वर्ग है, ये छठ के लिए जो आया था, वो चुनाव तक रुका, मतदान में हिस्सा लिया। और आप देखिएगा 14 तारीख को नतीजा आएगा तो पता चलेगा कि इस वर्ग ने एनडीए को भारी बहुमत यानी लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो चुनाव को, राजनीति को प्रशांत किशोर कितना समझते हैं इसी से पता चल जाएगा। उनकी कही हुई एक भी बात सही साबित नहीं होने वाली। उन्होंने कहा अपनी पार्टी के बारे में, या तो 10 सीट या 155 सीट बहुमत, दोनों नहीं होने वाला है। ऊपर की तो बात ही छोड़ दीजिए, 10 सीट भी नहीं आने वाली है। मेरा मानना है कि अगर 1 सीट मिल गई तो ये प्रशांत किशोर की अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं लिख कर देने को तैयार हूं। तमाम इंटरव्यू में
वो मीडिया कैसे मैनेज किया जाता है ये प्रशांत किशोर जानते हैं। उनकी एक ही खूबी है, तो उनके जितने इंटरव्यू छपे और चले और उनके ऑडियो वीडियो आए, उतने तो जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं बिहार की, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनके किसी नेता के नहीं छपे और न वीडियो दिखाई दिए। उन्होंने कहा मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी। ये भी गलत साबित होने जा रहा है। तो केवल इलेक्शन मैनेजमेंट में नहीं फेल हुए, इलेक्शन असेसमेंट में भी फेल हुए। और ये मैं नतीजा आने से पहले कह रहा हूं, नतीजा आने के बाद ये विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। और मैं प्रशांत किशोर की तरह कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं। मेरे पास कोई सैकड़ों लोगों की टीम नहीं है, मेरे पास हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए नहीं है। लेकिन एक जो सामान्य समझ, सहज बुद्धि जिसको कहते हैं, कॉमन सेंस, जो चुनाव में, राजनीति में, चुनावी राजनीति में दिखाई देता है, उसका जो भी इस्तेमाल करेगा, बड़े बड़े लोगों की जिनकी अकल घास चरने चली गई थी, वो भी घास चर कर लौट आए हैं। मैंने एक पोस्ट देखी यशवंत सिन्हा की। उन्होंने कहा कि ये सारे एग्जिट पोल गलत हैं, एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। अब आप कल्पना कर सकते थे कि यशवंत सिन्हा ये भाषा बोलेंगे, जो एक तरह से राजनीति से बाहर हो चुके हैं। भाजपा से तो बहुत पहले ही बाहर हो गए थे। बाकी दलों ने भी उनको जो है वो हाथ लगाने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने कैविएट भी दिया है कि अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो इसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। सवाल है किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, आकलन आप दे रहे हैं, तो उनका मतलब था कि इसके लिए जिम्मेदार फिर बिहार का मतदाता होगा। लेकिन आप मानकर चलिए कि जीवन में शायद पहली बार पॉलिटिकल असेसमेंट के मामले में यशवंत सिन्हा सही साबित होने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में एग्जिट पोल क्या कहते हैं, ये पहली बार हुआ किसी राज्य का चुनाव या लोकसभा का चुनाव जिसके एग्जिट पोल के नतीजे में मेरी कोई रुचि नहीं थी, कोई उत्सुकता नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी ये जानने की कि कौन सी संस्था किस पार्टी को या किस गठबंधन को कितनी सीटें दे रही है। चुनाव का एक ही मतलब होता है, जो खेल में भी दो टीमों के बीच में होता है या किसी टूर्नामेंट में होता है, कौन जीता कौन हारा, कौन पहले नंबर पर कौन दूसरे नंबर पर। बाकी सब जितना डिटेल है वो एकेडमिक बहस का विषय है चुनाव में भी। तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, ये सारे एग्जिट पोल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। और बिहार का मतदाता, बिहार की जनता उससे पहले से कह रही है। बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे सत्ता उसके साथ रहेगी, और नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो सत्ता और मजबूती से उस गठबंधन के साथ रहेगी। तो नीतीश कुमार को जिन लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, मैंने भी बीच में बहुत आलोचना की थी, खासतौर से उनके पलटने पर, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार को राजनीतिक बारीकियों की जितनी समझ है देश में कम ही नेता ऐसे हैं। और एनडीए गठबंधन की इस बड़ी जीत में सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार का होगा। अगर वो चाहते तो ये खेल बिगाड़ सकते थे, लेकिन इस खेल को बनाने के लिए उन्होंने सारी ताकत लगाई है। तो 14 तारीख का इंतज़ार कीजिए। अब तो ज़्यादा नहीं, दिन तो छोड़ दीजिए, अब तो घंटों में बात होनी चाहिए। कुछ घंटों की बात है। बिहार पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा दिखाने जा रहा है। बिहार का मतदाता बताने जा रहा है देश के दूसरे प्रदेशों को कि देश को किस दिशा में ले जाना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।